मेरे हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना नहरी पानी का इलाका और ऐतिहासिक इलाका, लेकिन सबसे नया जिला प्रशासनिक जिला हांसी की इस जाट धर्मशाला के प्रांगण में भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चौधरी रणधीर सिंह दलाल जी, प्रधान जाट धर्मशाला हांसी, हमारे तपा के प्रधान भाई सुंदर सिंधु जी, आदरणीय विजेंद्र शर्मा जी, सतरोड़ खाप के प्रवक्ता मास्टर फूल कुमार जी, भाई करमवीर कालीरामन जी, भाई सोनू सिहाग जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, नौजवान साथी चौधरी नरसिंह ढांडा जी और श्रीमती कमलेश ढांडा जी, दोनों पूर्व मंत्री रहे, उनके बेटे भाई तुषार ढांडा जी, भाई सुनील जी, हमारे चाचा आदरणीय जगदीश खरब जी, भाई संजय शर्मा जी, प्रधान नानोन तपा, रोगी खाप के प्रधान आदरणीय हरदीप शर्मा जी, क्रांतिकारी जाट महासभा के अध्यक्ष भाई संदीप भारती जी, भाई शमशेर लोहान जी, प्रधान नगर पालिका नारनौल, भाई समुद्र बोरा जी, भाई शमशेर मोर जी, मास्टर उदय सिंह लोहान जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन कुलदीप कुहाड़ जी, भाई प्रदीप जी, आर्य समाज हांसी के संरक्षक भाई प्रवीण लोहान जी, हुए दिल की गहराइयों से यहाँ पर उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख भाई सचिन जैन जी आए हैं और गुजरात सिंह रामी जी हमारे बीच में बैठे हैं, भाई विजेंद्र चौहान जी, भाई सुरेश जी एमसी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख, आपों के श्रद्धांजलि के प्रतिनिधिगण, उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति जिला परिषद के बहुत ही सम्माननीय सदस्यगण, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकारों, छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त सरदारी को, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके आप सबको राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जिस जिस गांव से आप पधारे हो, हर एक गांव के दादा खेड़े को, इष्ट देव को, ग्राम देवता को और आप सबके अंदर परमात्मा को देखता हुआ परमात्मा को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये भाईचारा स्नेह मिलन, ये सम्मेलन का कार्यक्रम हमारे आयोजकों ने बहुत विचार करके किया। आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी बात की आवश्यकता है तो वह समस्त समाज आपस के अंदर जो अविश्वास बना है, आपस के अंदर जो भरोसा टूटा है, आपस के अंदर जो प्रेम, प्यार, स्नेह और भाईचारा जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से बना करके रखा था, उसके अंदर कहीं न कहीं कोई कमी आई है। आज सारा समाज ये महसूस करता है कि हम अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके फिर से उन्हीं रवायतों को कायम करते हुए अपने भाईचारे को फिर से कायम करना चाहिए। और इसी कड़ी में हमने भी संकल्प लिया कि अपनी जिम्मेदारी, अब मैं भी उम्र की दृष्टि से 58 साल का हुआ हूं और जब अपने शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जहां 25 साल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने में लगाने चाहिए, अगले 25 साल अपने परिवार के पालन पोषण भरण के लिए गृहस्थ आश्रम में लगाने चाहिए
अगले 25 साल समाज को अपना योगदान देते हुए वानप्रस्थ आश्रम में अपने अनुभव का लाभ समाज को मिले, उस तरीके से बिताने चाहिए। उसके बाद के 25 साल वो संन्यास आश्रम की दृष्टि से परम पिता परमात्मा की लो जगा करके और समाज के साथ में अपने आप को जोड़ करके परमात्मा के साथ जुड़ने का कोशिश करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी महसूस होता है कि मैं आप मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बहुत अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उन्हीं की कड़ी में जोड़ता हुआ ये मान करके कि शायद 70% मेरे से उम्र में छोटे होंगे, 70 से भी ये 2-4% लांबा साहब ज्यादा भी हो सकते हैं जो उम्र में मेरे से छोटे होंगे। मेरा फर्ज बनता है कि अपने जीवन का अनुभव वो भी मैं आपके साथ में साझा करूं, जो भी परम पिता परमात्मा ने योग्यता दी है और जो हमारे जीवन के अंदर कोई न्यूनताएं, कोई कमियां रह गई हैं, जो कोई भूल चूक और गलतियां भी हुई हैं, उनके भी अनुभव का लाभ वो समाज को मिले। इस नाते से एक प्रकार का हमने यज्ञ का अनुष्ठान करने का संकल्प किया है कि हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर के जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार का भाईचारा सम्मेलन पूरे प्रदेश में होना चाहिए। मैंने भी संकल्प किया कि आप सबके आशीर्वाद सहयोग से और आप सबको साथ लेकर के पंचकुला से लेकर के पलवल तक इस भाईचारे को फिर से जगाने का, इस लोक को लेकर के हम जो है इसको जगाने का काम मिल करके करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एक शायर ने कहा है कि पीड़ पर्वत सी हो चुकी है, कि पीड़ा जो है वो पहाड़ जैसी हो चुकी है, पीड़ पर्वत सी हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, मगर आग कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और वही शायर ने फिर कहा, कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, वो कहता है एक पत्थर को जरा तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर को उछाल कर इस हरियाणा को जलाने में, इस हरियाणा को जलाने के लिए, इस हरियाणा के भाईचारे को तोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से साजिशें चल रही है। राजनीति का ऐसा गंदा घिनौना खेल चलता चला गया जिसमें 2 पीढ़ियां खाली है। और राजनीति के अंदर जाति का सहारा कौन लेता है? राजनीति में जाति का सहारा वो लेता है जो अपने कर्म से कमजोर होता है, अपने विचार से कमजोर होता है, जिसको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं होता, तब जाकर के वो जाति का सहारा लेता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी देखो कि जब उसको जाति का सहारा लेकर के वोट ले जाकर के सरकार को बनाए, लेकिन सरकार बनते ही वो अपने जाति समाज को भूल करके वो केवल मात्र अपना परिवार और अपना घर भरने का काम करते आए हैं। जो यूं कहते हैं कि हमारे तो दादा दादी हजारों हजारों किले जमीन थी, उनकी फर्ज निकाल कर देख लो तो कुछ नहीं पाता, और पीछे जो है सारा हरियाणा लूट करके और अपने पता नहीं क्या क्या बड़ा बड़ा करके और अपने परिवारों का आगे बढ़ा। ऐसे समाज को लूटा गया, समाज को भरमाया गया है। रोजमर्रा के जीवन में ये जाति इतना बड़ी बात होगी कि समझ में नहीं आता। हमें तो हमारे पूर्वजों ने वेद शास्त्र के नाते से हमें तो यह बताया कि 2 ही जाति होती है, एक जाति मनुष्य जाति और एक जाति पशु जाति। तो जाति तो 2 ही होती है, बाकी तो सारे इंसान हैं, मानव हैं। और वर्ण भी बताए तो वर्ण भी इस रूप में बताए कि भाई कोई भी व्यक्ति जो भी जन्म लेगा वो कोरा है, वो कोरा है, लेकिन अपनी शिक्षा ग्रहण करके जो भी कोई काम करेगा उस काम के आधार पर उसका वर्ण बढ़ जाएगा। और ये नहीं कि वर्ण भी जीवन में एक बार पक्का हो गया। वर्ण भी जो है एक दिन के अंदर सुबह अगर मैं मेहनत करूंगा, खेत में काम करूंगा, अपने
अपने घर की साफ सफाई करूंगा तो मैं शूद्र बनने का काम करूंगा। मैं कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई ज्ञान की धर्म की बात करूंगा तो मैं ब्राह्मण बनने का काम करूंगा। और अगर मैं कोई मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए समाज में कुछ दान पुण्य करने के लिए कुछ अर्थ कमाने के काम करूंगा तो मैं वैश्य का काम करूंगा। और जब देश के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई कमजोर और गरीब को जरूरत पड़ जाए और जब मैं खाना खा लूंगा तो मैं क्षत्रिय बन जाऊंगा। इसमें जातियां कहां से आ गई? जातियां लाया गई राजनीति के। हमारी जातियों का आधार बड़ा ही था। ये हमारे समाजों की पहचान है, हमारे संबंधों की पहचान है, हमारे रिश्ते नातों की पहचान है। हमारे पूर्वजों ने जातियों को लेकर के आए बड़ी सोच समझ करके जाति व्यवस्था को, कि भाई ये हमारे रिश्ते नाते संबंधों का ये हमारा एक दायरा है और इसकी हम पहचान इससे करते हैं। यहाँ तक बात सही है। तो इसलिए जाट धर्मशाला भी बनेगी, इसीलिए भेड़ी धर्मशाला भी बनेगी, पंजाबी धर्मशाला भी बनेगी, राजपूत धर्मशाला भी बनेगी, इसीलिए जो है पिछड़े समाज की धर्मशाला भी बनेगी, हमारे अनुसूचित जाति के समाजों की धर्मशाला भी बनेगी। लेकिन उनका मतलब ये नहीं हुआ कि शहीद उधम सिंह की शहादत को मनाने का काम केवल कंबोज धर्मशाला में होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि शहीद मदनलाल ढींगरा जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के एक समाज के लिए, कि उसकी कुर्बानी को केवल पंजाबी धर्मशाला में मनाया जाएगा। संत रविदास जी को केवल संत कबीरदास जी को केवल दलित समाज के भाई अपना भगवान मानेंगे, या महात्मा ज्योतिबा फूले को केवल मात्र सैनी समाज के भाई उनकी पूजन करेंगे। वो सर्व समाज के धर्मवीर तेरिया जी हमारे दीन बंधु रहबर आजम सर छोटराम ने 1930 के कालखंड में एक जाट सभा का गठन किया था और उस जाट सभा के अंदर सभी बिरादरियों के लोग हुआ करते थे। उसके अंदर अनुसूचित जाति के भाई भी हुआ करते थे, सारे किसान और कृषक जातियों के भाई भी हुआ करते थे। 3 दिन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अधिवेशन चला करते थे और चर्चाएं हुआ करती थी कि समाज के अंदर किस प्रकार से समाज को दिशा होनी चाहिए, समाज की किस प्रकार से दिशा देने का काम करना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया था। हम जब अपने गांव में जो व्यवहार करते हैं, हम गांव में जो खाट पर बैठेंगे तो सिराना पाए देख करके, जब सिराना बैठना है बंधु भाई सरपंच साहब, सिराना बैठांगे, पाए बैठांगे, जाति देखकर बैठांगे, उम्र देखकर, नेक देखकर बैठांगे। बताओ, उम्र और नेक देखा जाएगा। और जब हम शादी बारात में गणेश किसी दूसरे गांव में जाएगी, उस गांव में गणेश जो है वह बारात अपना स्वागत जो है वह प्रोग्राम के साथ साथ जो है गांव के अंदर 10-15 जने गांव की गली में जाएंगे। भाई जिस गांव से बारात आई है उस गांव की कोई बेटी को धी ध्यानी 36 बिरादरी की हो तो वो घर बैठी पावेगी, अपनी चाह की तैयारी जैसी जिसकी हैसियत है वो तैयारी करे पावेगी। और तब जाकर के उसका मान सम्मान करके आओगे, उसका भरोसा दे के आओगे कि तेरे पियर से या बारात आई है बेबे, तेरे संभालन आई है, तेरे मिलन आई है और तेरे गांव की एक और जो है संबंध रिश्तेदारी हुई है तुझे बताने के लिए आई। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं थी, उसमें जाति कहां थी? तो जाति कौन लेकर के आगे कैसा आ गया मैं आपको बताना चाहता हूं। सन 1398 के अंदर, मेरी आवाज साफ सुन रही है? सन 1398 के अंदर तैमूर लंग 92,000 सैनिकों के साथ उसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। दिल्ली उसने तहस नहस कर दी और वो नीचे दक्षिण की तरफ गुजरात की तरफ चला गया। वापिस लौट रहा था तो 1398 का कार्तिक महीने का बदी का 5वां दिन उत्तर प्रदेश के बड़ौद के अंदर एक, उसको चौगामा बोला जाता है, ये डिगोदर, ये 4 गांव है वहां पे। वहां पर
1398 के कार्तिक के महीने के 5वीं बदी का 5वां दिन था और एक महापंचायत का आयोजन किया गया। उस महापंचायत के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हुए और वहां पर इस बात पर चर्चा हुई कि तैमूरलंग की फौजें वापस आ रही हैं और वो मथुरा और गाजियाबाद के बीच में पहुंच गई है और इतना जुर्म करके गई थी कि जब वो दिल्ली क्रॉस करके गई थी तो दिल्ली के अंदर इतनी हत्याएं करती थी कि संस्कार करने वाले आदमी नहीं बचे थे, लाशें छड़ी थी जब वो गया था वहां से। तो लोगों ने पंचायत करके फैसला किया कि तैमूरलंग जो है अब वापिस आ रहा है। दिल्ली का जो बदला अगर नहीं ले लिया तो फिर आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां वो हमारी पीढ़ी को कोसेंगी। तब की 36 बिरादरी की पंचायत ने इकट्ठा होकर के और फैसला लिया कि इकट्ठे हो जाओ और खापों के नेतृत्व में इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के तैमूरलंग को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। 1398 की उस पंचायत की अध्यक्षता 95 साल के बाबा देशपाल राणा ने 95 साल के देशपाल राणा की अध्यक्षता में हुई। सेनापति चुने गए, उप सेनापति चुने गए। सेनापति कौन कौन बने? जोगराज सिंह गुजर सहारनपुर का, उनको सेनापति बनाया गया। उनके अंदर उप सेनापति एक और बने, वो उधर बात कर रहा हूं यमुना पार बागपत बड़ौद उन गांव की उस पंचायत की बात कर रहा हूं। उसमें एक उप सेनापति बना, उसका नाम था इसी हंसी का दूल्हा भंगी था। दूल्हा भंगी बहुत बड़ा मशहूर धाड़ी था। उसका बताते हैं कि 53 धड़ी वजन था और वो बहुत ठाड़ा तगड़ा था। उसको लेकर के गए थे कि भाई तुम जो है यहाँ नेतृत्व करोगे। और उस दूल्हा भंगी ने जब उसको उप सेनापति बनाया, उसने कहा मैंने सारी जिंदगी धाड़े बहुत मारे हैं, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने देश के लिए अपने इन खापों के आदेश के ऊपर अपने आप को कुर्बान भी कर दूंगा। तो उसने अपनी साकल काट करके बाबा देशपाल के चरणों के अंदर अपना खून की कसम खा करके कहा तब तक जोगा गुजर जिंदा है तब तक जो है वह तैमूरलंग को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। के अंदर एक सेनापति बने वीर हरवीर जाट बादली का गुड़िया था। उसी में एक सेनापति बने पंडित संतु शर्मा जी थे, वो त्यागी थे। कोई अलग अलग तरह सबका रिकॉर्ड है। 1398 के इतिहास में सबका रिकॉर्ड है कि 75 साल के राज में हमारा सच्चा इतिहास छुपाया गया है। और उसके अंदर वो सारी सेना इकट्ठी हुई। 65,000 हमारे जवान इकट्ठे हुए। 500 घुड़सवारों की फौज तैयार की गई कि वो तैमूरलंग की सेनाओं के साथ साथ चलेगी। 40,000 हमारी बेटियां, हमारी जो पूर्वज थी माताएं, 40,000 की सेना बनी। उनका नेतृत्व दिया राम प्यारी गुजराणी को। राम प्यारी गुजर ने उनका नेतृत्व करने का काम किया था। 40,000 महिलाओं ने उस युद्ध के अंदर भाग लिया था। कौन सा इतिहास के अंदर, दुनिया के अंदर कोई दूसरा इतिहास में कोई लड़ाई बता दो जिसमें बराबर आदमियों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके और महिलाओं ने लड़ाई लड़ी हो। साथियों 1398 की उस लड़ाई में जब मथुरा से चल करके तैमूरलंग को यमुना पार नहीं करने दी, मथुरा से कोशिश करी, गाजियाबाद से कोशिश करी, लोनी से कोशिश करी, उसने करता करता गंगा की तरफ ले गए और वो चलता चलता वो हरिद्वार तक पहुंच गया। हरिद्वार में वहां उसको मौका मिला पहाड़ियों को पार करके। उस हरिद्वार से पहले एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ पुरकाजी के अंदर, जिसको पुरकाजी के युद्ध के तौर पर माना जाता है। वहां पर हरवीर जाट गुलिया ने वो जो तैमूरलंग के जो छाती में भाला मारा था और जब इसके हमारे शिवालिक की पहाड़ियों के साथ लगता लगता छुप छुप करके उसकी सेना जो लगभग खत्म हो चुकी थी, वो छुप छुप करके देहरादून से उनकी पहाड़ियां कोंटा साहिब होते हुए और फिर जाकर के वो निकला। लेकिन रास्ते में ही उस भाले की चोट से वो खेत हो गया, वो मारा गया। मैंने ये दास्तान, ये कहानी क्यों सुनानी पड़ी कि मेरा भाईचारा कहां जा रहा है? जब लड़ करके इन खापों में कोई राजा रजवाड़ा नहीं था, कोई सम्राट नहीं था, कोई गद्दी नशीन नहीं था,
इन खापों की ताकत थी और भाईचारे की ताकत थी, जिसकी बदौलत उस तैमूर रंग को नेस्त नाबूद करने में 36 बिरादरी ने मिलकर के अपनी भूमिका निभाने का काम किया। और आज ऐसा हो जाता है, ये बुढ़ाना के भाई बैठे, पिछले दिनों बुढ़ाना के अंदर एक माई का एक बहन की हत्या हो गई। वो इंसान की हत्या हुई, एक 2 दिनों की हुई थी, उस महिला की हत्या हुई थी, एक इंसान मरा। लेकिन इंसान नहीं, अखबारों में लिखा एक जाति की महिला मरी और दूसरी जाति के जातियों में अपने सामने लड़ाई। इंसान की मौत की किसी को परवाह नहीं हो रही। अब जातियों का संघर्ष बना दिया गया। न्याय मांग रहे थे गांव के लोग, लेकिन उसको जातियों में टकराने का काम किया गया। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2010 में जब ये सारा जाट आरक्षण का खेल रचा गया, ये पूरा का पूरा जो रावण लीला रची गई, रावण लीला रचने वाले का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतिहास की बातों को जरूर बताना चाहूंगा कि 2010 के अंदर ये माइयड़ में आंदोलन के ऊपर शहीद हुए भाई सुनील लाडवा से एक गढ़वासरा जी थे, वो शहीद हुए, 3 शहादत हुई थी और वो कुर्बानी दी। मुकदमे बने, सैकड़ों लोगों को मुकदमे झेलने पड़े, लोग राजनीति कर गए, लोग खेल गए। लेकिन जिनके घरों के चिराग बुझे थे, वो अपने घर में अपना दुख लेकर के बैठे रहते। जिनके बालकों के मुकदमे थे, मुकदमे भुगतते रह गए। जिनके बच्चे पीएम डिक्लेयर हो गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। ना सरकारी नौकरी, ना सरकारी सुविधा और ना कोई शादी ब्याह करे। लेकिन वो किसने आवाज उठाई, कौन बोला? भाई लाडवा में सुनील की 13वीं में मैं वहां उपस्थित हुआ था। बड़ी मुश्किल से रास्ते पार कर करके मैं वहां पहुंचा, लेकिन मैंने देखा किसने आवाज उठाई। 2014-13 के अंत में झूठा आरक्षण केंद्र सरकार ने पास किया। मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी, मेरी वीडियो है, वो तो दोबारा डाल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते मैंने हिम्मत करी और वो मेरी वीडियो है। मैंने 2014 की जनवरी में मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी भी जो हमारे जो नेता थे कि भाई सरकार के 5 महीने बच रहे हैं, आरक्षण देना चाहते हो ईमानदारी से, सच्ची नीयत से, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए एनसीबीसी का गठन हुआ है, उसके सदस्य हैं। वो रिपोर्ट एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दे दो और उस रिपोर्ट में मोहर लगवा लो और कैबिनेट में मंजूरी दे दो, हो गया काम। इसमें इतना और ज्यादा झूठ फरेब करने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने तब भी कहा था कि ये जो आरक्षण दिया है, ये बदनीयती से जानबूझकर इसमें कमी रख करके कि सुप्रीम कोर्ट में हम भी कानून को समझते हैं कि ये नहीं ठहर पाएगा। 5 महीने बच रहे हैं, मैंने नाम ये लेकर के कहा था, 5 महीने बच रहे हैं, सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी। और यूं भी रुका बच रहा था कि सरकार ने अपना हरियाणा वाला जेब में रखा करता था दिल्ली में, तो यूं भी खूब रुका था। मैं कहा भाई सारा जोर ला दे और दबा दो, लेकिन नहीं। करना क्या था? करना तो यह था कि उनको जाता हुआ सरकार दिखाई दे रही थी। जब जाती है तो जहां से जाती है वहां के जोड़ में, कुएं के पानी में जहर मिला करके जाती है, खड़ी फसलों को आग लगा करके जाती है, ताकि वहां पर कोई आने वाले को न तो पीने का पानी नसीब हो, न उनको फसलों का अनाज नसीब हो। हारती भी फौजें, जाती भी फौजें, भागती भी फौजें 2014 में हरियाणा प्रदेश में समाज के अंदर ऐसा जहर घोल करके गई
कि वो तैयारी करके गई और जैसे ही मौका मिला कैसे उनको सरकार को, जो सरकार बनी है लोकतंत्र में 5 साल का वोट की ताकत से जनता ने जिसको बना दिया बनाया, उसको 5 साल का मौका मिलना चाहिए। गलती करेंगे तो जनता फिर से बदल देगी, लेकिन उनको लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं था। उन्होंने तो जनता को फिर बरकलाया, भड़काया और कहा कि यहां तो धरना लग गया, बाकी जगह तो कीड़ी भी नहीं मर रही। भड़काया गया, तैयारियां की गई, लिस्टें बनाई गई। 3 दिन के कर्फ्यू के बावजूद पेट्रोल की कैनियां इकट्ठी की गई, बोतलों में पेट्रोल डाला गया, डंडों में गंडा से वेल्डिंग कराए गए, उनको पर चढ़वाए गए, गंडा से बनवाए गए और किसी को ऐसा वातावरण बनाया गया, किसी को भेज करके रोहतक के सर्किट हाउस के सामने बीएसएफ के इंस्पेक्टर प्यारे लाल की जांग के अंदर गोली मारने के लिए 3 आदमियों को भेजा गया। 3 आदमियों की गोली मारने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना करके आईजी की कोठी को पर अटैक करने का एक मामला चलाया गया। उससे पहले की कहानी रावण लीला की लंबी हो जाएगी। उससे पहले रोहतक के अंदर 35 का नारा लगा करके 35 का नारा लगाने वाले भी पदाधिकारी थे, थी पार्टी के पदाधिकारी थे और 35 के सामने एक खड़ा करने वाले 35 का ना झंडा लेकर के छोटराम चौक रोहतक में खड़े थे और एक का प्रतिनिधि कोर्ट के सामने कुर्सी लगा करके चंद वकील बैठे थे। ये रावण लीला का खेल, ये 10 साल इसलिए चुप रहा। 10 साल हमने सोचा कि एक बार किसी न किसी को तो शिव बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो जहर पीना पड़ेगा। इस 36 बिरादरी के भाईचारे को फिर से अगर इकट्ठा करना है तो एक बार सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि इंसानियत कितनी नीचे तक गिरती है, किस हद तक इंसानियत जो है गिर के दिखाती है। हमें किसी से जुल्म करने वाले वो बेचारे मोहरे, वो बेचारे प्यादों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो तो इस्तेमाल किए हुए हथियार थे। शिकायत उनसे कि जो उनका इस्तेमाल कर रहे थे, इसी कमरों में बैठ करके अपनी कोठियों में षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे और अपने मामलों के चक्कर में हजारों नए मामले नौजवानों के बनवा रहे थे। अपने मामले सुलझाने के लिए हजारों मामले बनवा दिए। ऐसा तांडव हरियाणा तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ होगा। कैसे समाजों को आपस के अंदर लड़वा करके, लोगों को बहका करके, नौजवानों को बरगला करके ऐसा तांडव रचा गया। केवल एक कोठी का विषय नहीं मास्टर जी, हजारों लोगों के रोजी रोटी खत्म हो गई। एक बूढ़ी माँ एक ढाबे के तंदूर में, ढाबा बंद होने के बाद रात में रोटी सेक करके और दिन के 100 रुपए कमा लिया करती थी। उस बूढ़ी माँ की भी कोई तो है, एक एक का दर्द सुनाओ तो कितने हो जाएंगे, ऐसे हालात पैदा करती थी। कितने हजारों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, कितने दुकान प्रतिष्ठान मकान और कितनी ज्यादा। सवाल एक का नहीं था, 27 एफआईआर हुई थी और मैं पहले दिन 2016 के 19 फरवरी की शाम को मैंने कह दिया था, भाई कोई बात नहीं, सारा परिवार बच गया, हाथ जोड़ कर सब अपने घर चले जाओ, शांति बनाओ, भाईचारा बनाओ, मिलजुल कर रहो, इसमें खत्म करो, अपने घर आ जाओ। रात की आज भी मेरे पास वो बात कायम है। लेकिन साथियों उसके बाद फिर से बहुत सारे साथी 5, 7, 10 ऐसे यहां बैठे हैं जिनको आज सुबह एक साथी मेरे शर्मा जी हैं, 20 साल से मेरे साथ 24 घंटे का उनका भरा मिलना जुलना। मैं पूछने लगा, 10 साल में पहली बार पूछी, मैं शर्मा जी आप कहाँ थे? बोले जी मैं गेट पर था। मैं कहा आपने कभी आज तक बताया नहीं कि क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? बोला जी आपने पूछा नहीं, लेकिन जो महसूस किया रात को नींद आज भी उड़ जाती है। बोला कोई थैले में कोई पैकेट में कुछ ऐसा पाउडर ले रहे थे, गाड़ियां में फेंके थे और भभक जाता सब कुछ, और वो पानी के अंदर भी नहीं गुजरता, ऐसा काम कर रखा है। साथियों ये तैयारी कोई एक गोली चलाने से तैयारी नहीं थी, गोली भी खुद चलवाई थी और भड़काने का काम भी खुद किया था। सारे ड्रामे रचे गए और फिर जो हरियाणा जलाया गया और
हरियाणा को चक्कर में डाला गया। साथियों, एक अकेला तो एक दिन की मेरी मां ने पहले दिन कह दिया, एक अपना भाई है वो कई बार ये बयान देता है, मैंने देखा उसका, बोले इसकी मां नागनी, वो स्वर्ग में है मेरी मां, और या मेरी पंचायत, यह झूठ बोले तो यह पगड़ी आपने मेरे सर पर रखी है, जिंदगी में कभी पगड़ी नहीं पहनेंगे। मेरी मां ने पहले दिन कह दिया था कि बेटा जिसने गलत कर दिया वो जिस क्षण में गलती करता है उसी क्षण से उस गलती का पाप उसको अपने मन में ही उसको तकलीफ देने लग जाता है। बेटा हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, ये उन्होंने कहा। बस बहुत समझ करके थोड़ा सा कुछ तो विवेक रखना चाहिए। दो मनुष्य और पशु में इतने अंतर है। मनुष्य को कहते हैं सामाजिक पशु है क्योंकि उसमें विवेक है, और विवेक ही नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर नहीं रहेगा। क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, किस तरह से बोलना। मेरी आप सभी से इतनी की कहानी बहुत लंबी है कि जिस प्रकार का मैंने एक ही बात की, जो भी कोई बड़े बड़े पंचायती थे मैं हाथ जोड़ के कहता था, मैं कहा भाई यह तो एक दिन का मामला है, एक के मिनट का मामला है, तो वो मामला है नहीं। असली बात तो यह है कि सारे भाईचारे में इसने संगवाओ को कर, इसने जोड़ो को कर, इस विश्वास को दोबारा कैसे बढ़ाओ, ये समाज का सतीश बिरादरी का प्यार प्रेम दोबारा कैसे बढ़ाओ, ये विश्वास तो कराओ। ये गलती समाज नहीं करता, गलती कौम नहीं करती, गलती समूह नहीं करता, गलती को 2, 4, 5 आदमी करते हैं। सच्चाई को सामने ले आओ, और 2016 क्यों 2010 से लेकर आज तक हरियाणा चलाया जा रहा है, सारी सच्चाई को लेकर के आओ। 2727 एफआईआर खत्म हुई, सारे मुकदमे संविधान और न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार पूरे होंगे, हो रहे हैं। लेकिन जो कई बार मेरी बात तो भाई संदीप ने भी कही, ये 2010 के मुकदमे किसने संभाले और उनके लिए न्याय के लिए कौन खड़ा होगा और कौन खड़ा होगा। साथियों, उनके लिए भी खड़ा होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे जिम्मे जो ड्यूटी लगाओ, जो मेरे जिम्मे पुगाओ, भाई मेरे जिम्मे याद ला दोगे, मैं आपको भरोसा दिला करके कहता हूं, उसमें सोचूंगा नहीं, उसको 21 करके आपको दे करके दिखाऊंगा। मेरे बहुत सारी बातें हैं जो माइक से नहीं कही जा सकती, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर संजीव पायला ने एक भाषण में कहती थी जो मैं नहीं कह सकता। जैसे 2013 के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मामले थे, मैंने भाई को भरोसा दे दिया था कि भाई ये जितने भी नौजवानों के मुकदमे लगे हैं, इनके वकील के लिए, इनकी अपील के लिए, इनकी जमानत के लिए जो भी कुछ करना पड़ जाए, मुझे आपने सिर्फ 1-2 हरफ लिख करके भेजने हैं, तो ये मदद की जरूरत है। आपको 24 घंटे नहीं लगेंगे, रास्ता ही केवल जितना समय लगेगा उतने में आपको मदद मिल जाएगी, आपको मदद पहुंच जाएगी। हम अपने पूर्वजों से सीखा। मैं पिछले दिनों डॉक्टर रामजी लाल की डायरी पढ़ रहा था, किताब पता नहीं कितनों ने पढ़ी है, लेकिन इस धरती का जो बाशिंदा है, ये हिसार सिरसा से लेकर के और रोहतक तक, झज्जर तक का जो बाशिंदा रहता है, दोनों तरफ के जींद भिवाड़ी सब मिला लो, उसको अपना इतिहास जानने के लिए डॉक्टर रामजी लाल की डायरी नाम की किताब हमको जरूर पढ़नी चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि वही मेरे वो दादा थे, वो सांगी गांव के थे। 1905 में हिसार में सीएमओ बन के आए थे, डॉक्टर थे, और वो रोज अंग्रेजी में डायरी लिखते थे। उस इतिहास के अंदर इतनी इतनी बातें छुपी हैं अपने सर्व समाज के भाईचारे की। हमारे परदादा राजमल जयंतार जी का रोज वहां वर्णन है, शेख साधुराम जी का उसके अंदर वर्णन है, किस प्रकार से इस पूरे इलाके के बड़े बड़े लोगों का वहां पूरा सभी बिरादरियों उसके अंदर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और बहुत उसकी भी गहराई की बातें हैं, लेकिन वो आज लंबी बात नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने तो आज पूरी जो है सारे छेड़ दिया।
लेकिन मैंने एक शुरुआत किस बात से करी थी, मेरे सीने में बहुत कुछ दफन है, मुझे मौके नहीं मिले, मुझे आपसे कहने में मुझे कुछ पद की कोई चाहना नहीं, भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से कोई कोठी की, गाड़ी की, कोई किसी चीज की कोई चाहना नहीं। मुझे तो ये लगन थी कि हमारे पूर्वजों की कि हमारा जो इलाका है इसका हम भला कर सके, इस हरियाणा प्रदेश का भाईचारा हम एक कर सके, यहाँ शिक्षा की, विद्या की, स्वास्थ्य की, पीने के पानी की, सिंचाई की व्यवस्था की, पशुओं के अस्पतालों की, सड़कों की, गलियों की, हर प्रकार से जो हम सहयोग व्यवस्था कर सके, हम बेहतर से बेहतर हम भी अपने इलाके में क्यों नहीं बनाए। लेकिन सारा खेल तो उनका था, उनसे कोई पूछो 10-10 साल मुख्यमंत्री रह लिया, कोई 15 साल रह लिया, सारे की बात करूं तो एक की निकलता। उनसे कोई पूछो कौन सा हल्का भाई ऐसा है जो मुख्यमंत्री है, कापा तो वह मंत्री थे, मंत्री तो मुख्यमंत्री का संतरी बराबर ही होता है, आपा तो मंत्री थे, तो कौन सा हल्का ऐसा जो 4-4 कॉलेज और 4-4 ITI ले रहा है, किलोई तो इतने ही सब डिवीजन नहीं बन रही थी। बताओ, उतना करने के बाद सब कहीं हो गया कि इसने ले लो, इसने मारो, इसने रोको, यूं नहीं काबू आवे। इब्न कहने बोला भाई, बोला कमी, बोला कोई दारू नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, अंडा मांस मीट मांस नहीं खाता, और दूसरे जो है गलत काम दूसरे भी नहीं पकड़ पाए, कुछ वह भी नहीं करता, तो भाई क्या करो। फिर तो कहते मेरा फोन नहीं सुनता भाई। चांद में भी किमें तो आज मौस का दिन है, जो तो चांद में भी किमें रह गए है काम, कोई मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन इंसान हूं, पर हाथ जोड़कर कहता हूं इंसान सीधा साधा सच्चा इंसान हूं, साफ जैसा मन में है वही बात पूरी है। उसमें गहरी राजनीति को मैंने सिखाया, कौन था मेरे के 4 पीढ़ी के ऊपर बैठे थे सिखाया। अब किन से सीखना है? आज समाज की नेतृत्व कौन कर रहे हैं? किस प्रकार की समाज की दिशा हो रही है? हैरानी होती है, समाज का चित्रण क्या हो रहा है। समाज के बच्चे पूरे दुनिया के अंदर, हिंदू हरियाणा प्रदेश के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे भी, जाट समाज के बच्चे भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी काबिलियत के ऊपर, योग्यता के ऊपर, मेहनत के दम पर, पढ़ाई के दम पर, पुरुषार्थ के दम पर बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं, लेकिन उनको शर्म से सिर झुकाना पड़ता है। जब वहां यूट्यूब के अंदर उनके दफ्तर में साथ बैठा हुआ सहकर्मी, उनकी क्लास में बैठा हुआ उनका सहपाठी जब उनको यूं दिखाता है, अब देख ये तो मनाली में जाकर गाड़ी को बोला शर्ट उतार करके हुक्का खा करके बोला ये कर रहे हैं, तो बताओ ये गर्व की बात है कि नहीं? और फिर वो सारी दुनिया में, अमेरिका में बैठा हुआ भी, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ, दिल्ली में, बंगलौर में बैठा हुआ अपना बेटा बेटी को जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको क्या दिखाएंगे? बोला देखो तारे तो ये कर रहे हैं, ये कॉमेडियन ना भी आज तमें पाएंगे और तुम्हें पाए नहीं सारा दिन का। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आज सोशल मीडिया के दौर में, सर छोटे ने कहा था कि बोलना ले सीख, लोग बोलते रहे हैं लेकिन बोल क्या रहे हैं? आज के दिन सिर्फ गाड़ी घोड़ो, झूठी बात चलाई जाती है, और वो थार गाड़ी हो कोई और गाड़ी से मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या पर चढ़ो कोई बात तो नहीं, लेकिन चढ़ो तो मतलब सीट पर चढ़ो, मैं साथ पर चढ़ कर ना चढ़ना कहे, मतलब मेरे समझ मैं कोई अपने न्यू बताओ जो ये दारू की बोतल पकड़ते और गंगा जी पर जो बैठे हैं, साथी छाती पर हाथ रखते हैं, आप पर मेरा बेटा हो, बेटी हो, अब उसने करण देंगे, उसको अब नहीं करण देंगे, वर्जन करनी पड़ता है। और ये समाज का काम है, ये भाईचारे का सबका काम है। हम छोटे बालक थे, गांव में वो निकलते थे, मेरे आज है मेरा नाम था दुलानी गांव में, वो जब पक्की सड़क, पक्की गली आ जाती तो साइकिल पर ऊपर चढ़ कर चलना अलाउड नहीं था, साइकिल का पकड़ कर चला करते, और कोई घड़ा साइकिल पर जाता तो लाठी मारा करते, बुजुर्ग का किसी बिरादरी का हो, बराबर कर ले, साइकिल जो है ऊपर चढ़ के दिखा होगा,
साइकिल को चला कर जाओगा, पूछा करते, बताया करते, रोका करते ना भाई ये शोभा नहीं देता, भगत का घर जाओ। इस टाइम जो है इनको रोकता ही नहीं, इनको कहता ही नहीं। ये बुजुर्ग भी लोग बोला मैं डर लागे से मैंने नहीं लाता, मैं 100 बार हार जाऊंगा तो सच्ची बात कहूंगा, मैंने नहीं लाता मैं तो हमने के वोट लेनी है साया ने, मैंने तो वोट भी लेनी तो भी कहने लग रहा। अब रोको टोको कहो, समझाओ, बताओ, अपने अपने आप में पैदा किए हुए बालक है, इनको हमें तो दिशा देनी पड़ेगी और कौन देगा। और आज हो रहा नेता, जो नेता जितनी ज्यादा गाड़ी दे मैं देखूं उतने ज्यादा लाइक और उतने ज्यादा व्यूज मिले, मेरा गाड़ी दे झूठ बोलो, एक झूठ की यूनिवर्सिटी चाल रही हरियाणा और उनके पीछे लाके ये लफंडर जो है सड़कों के ऊपर लड़ते फिरे। मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा, कल काल की बात से इसका मेरे में ला लो। सड़कों पर लड़ते फिरे, उनमें बोला वनु का बोला हमने तो करेंगे। अरे समझदारी तो इस बात में थी कि भाई समाई दोनों पक्षों पर रखनी चाहिए थी, और जो नेता वही कहलाता है जो समाई रखेगा, जो समाई करेगा वह तो नेता बनेगा। जो डंडा खाकर सड़क पर मारने निकलेगा वो नेतृत्व नहीं कर सकता। जो नौजवानों को भड़काएगा, हिंसा की दिशा में लेकर के जाएगा, नौजवानों को मुकदमे करवाएगा, उसकी उनकी लाशों पर जो राजनीति करेगा वो नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को नकार देने का काम करती है इस हरियाणा में राजनीति लाशों पर हुई है, और आज भी वही खेल बदस्तूर चलता है। उसको संभालना भी अगली पीढ़ियों के लिए हमें वो कोसेंगे कि जब ये बड़े थे तो इन्होंने संभालने का काम नहीं। हम जो बालक थे हमने संकल्प किया था कि ये जमीनें बेच बेच करके ये सिफारिशों की पर्ची की नौकरी को खत्म करेंगे। आज हमें इस बात की खुशी है कि नई पीढ़ी को हम ये दे सके कि हमने ये पर्ची वाली नौकरी का सिस्टम खत्म कर दिया। नई पीढ़ी पढ़ाई लिखाई के अंदर उसका ध्यान लग गया। हमें इस बात पर गर्व है, खुशी है कि हमने कुछ तो सही दिशा में काम किया। और लड़ाई किस बात की कर रहे हैं? कोई सोच विचार करके समझदार, कोई मैथ का मास्टर से पूछ लो, आरक्षण की लड़ाई किस बात की है? आरक्षण अधिकार है, संविधान में दिया हुआ अधिकार है, सामाजिक आर्थिक न्याय सबके साथ होना चाहिए, यह अधिकार है। लेकिन आरक्षण किसमें? सरकारी नौकरी में उसके लिए खून बहाए जाए, लाशें बिछाई जाए, सरकारी नौकरी 100 में से 2 को मिलेगी, उस 2 के अंदर से लड़ाई लड़ने के लिए खून बहाए जाए, लाशें बिछाई जाए, ये कहां? सरकारी नौकरी किसी पीढ़ी में 100 में से 2 से ज्यादा नहीं दे सकता समाज, क्योंकि तनख्वाहें समाज को अपने टैक्स से देनी है, समाज को अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से तनख्वाह और अफसरों की कर्मचारियों की सुविधाएं और उनकी पेंशन तक देने का काम समाज ने करना है। दुनिया में कोई देश में ऐसा मॉडल नहीं है। हमारे नेताओं को सिखाना चाहिए था, हमारे नेताओं को हमें ये 2% से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में हिस्सा करने के लिए सिखाना चाहिए था। मैंने एक बार नरवाना में अपने संबोधन में कहा था, और एक बार काली रामन साहब के चबूतरे पर अपने संबोधन में मैंने कहा था सिखाए कि ये जो खेती बाड़ी की व्यवस्था है इसमें एक आदमी के हिस्से में एक चवन्नी आती है, 25 पैसे आते हैं, और जो बाकी व्यापार की जो अर्थव्यवस्था है उसी के तुलना में करके देखोगे तो 8 गुना उसमें 2 रुपया उसके हिस्से में आता है। तो अपने बच्चों को नई दिशा देने का काम करना चाहिए। खेती बाड़ी करो, सुथरी करो, बढ़िया से बढ़िया करो, जुड़े रहो, माँ है धरती माँ, जरूर करो, लेकिन उसके साथ साथ चवन्नी के अंदर क्यों अटके रहो, 2 रुपये की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करो। ये नेता नहीं बताएंगे आपको, ये आपको रोकेंगे, यहीं पर आपको उलझाएंगे। और ये दस्तूर केवल हिंदुस्तान का नहीं, मुझे मैक्सिको के किसानों की तकलीफ भी समझने का मौका मिला। 3 दिन पहले इंग्लैंड के किसान मुझसे पूरा परिवार मेरे साथ 3.5 घंटे बैठ करके उसने चर्चा करी। उनकी भी वही बात, हमारी भी वही बात। कैलिफोर्निया का वाटर क्राइसिस के ऊपर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर मैंने लड़ाई लड़ी और मैंने वहां बहस करी।
कि जो हमें जो पानी की किसानों को पानी की व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। तो एक कैलिफोर्निया का वाटर क्राइसिस था, जो सारी दुनिया के किसानों की समस्या एक है। तो आप समझते हो जो 200 सालों से है, नई अर्थव्यवस्था के नियमों के सिद्धांतों के कारण से है, वो सिद्धांत बदलना वो वक्त की बात है, लेकिन उससे पहले अपने जीवन की व्यवस्था बदलना तो अपने हाथ में है, वो तो हमें करनी चाहिए। इस 54 से 2 रुपए तक का सफर अब हमारा जीवन के अंदर संकल्प है कि आपका साथ मिलेगा। मुझे कोई, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक बात कर रहा हूं। समाज में आपका साथ मिलेगा तो रहती जिंदगी हम समाज के भाईचारे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। रहती जिंदगी समाज के भाईचारे को जोड़ते हुए मेरे अगली पीढ़ी को, जैसे हमने ईमानदारी से नौकरी की व्यवस्था बनवा दी, अगली पीढ़ी को 54 में नहीं रहने दूंगा, उनको 2 रुपये की अर्थव्यवस्था में लेकर के जाने का काम करेंगे। जब तक हम आर्थिक तौर पर उन्नत नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे, तब तक ये कहते थे ना कि जब तक धरती पर किसान परेशान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। लेकिन सर छोटराम में लोगों ने भरोसा किया था। सर छोटराम का विरोध करने वाले लोग भी थे। सर छोटराम को आपको जानकर ताज्जुब होगा, नाम लूंगा तो आज, क्योंकि मैंने संकल्प किया कि राजनीतिक नाम नहीं लूंगा, राजनीतिक बात नहीं करूंगा। रहबर आजम दीन बंधु सर छोटराम के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उनको समाज से निकालने तक की बातें की गई। उनको छोटू राम की जगह छोटू खान कहा गया। ये प्रचारित किया गया रोहतक के अंदर, जब वो वोट लेने जाते थे कि ये तो वोट यूनियनिस्ट पार्टी, जमींदार पार्टी के नाम पर मुसलमानों के वोट लेता है, ये तो छोटू खान है, इसको जात से बाहर गिरने तक की बातें कही गई थी। लेकिन सर छोटूराम लगे रहे। तब सर छोटूराम ने कहा था, उन्होंने वो एक शेर कहा था मुझे उसका, कि तुंद बाधाएं खला से, उन्होंने कहा था तुंद बाधाएं खला से, तेज हवा के तूफानों से, न डर औखाब मत डर पक्षी, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तब सर छोटूराम ने कहा था कि एक पक्षी, इन तेज हवाओं के तूफानों से मत डर, कि तुझे ऊंचा उठाने के लिए चल रही है। और उसकी बदौलत फिर से वजीर बने। और ये भाखड़ा डैम, जिसका पीने का पानी से लेकर सिंचाई का पानी और बिजली से आज भी उनके जाने के 80 साल के बाद भी किसान कमेरा वर्ग लाभान्वित होता है, तो वो उस उनकी देन है जो उन्होंने भाखड़ा डैम बनाया था। साथियों, बहुत किसानों के मामले में बहुत सारे कानून बनाए थे, तकलीफें कम नहीं झेलनी पड़ी थी, लेकिन उनके नाम को नीचा करने की कोशिश की गई। अपने अपने परिवारों के नाम पर ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटियां, खेल स्टेडियम, यज्ञशालाएं और पता नहीं क्या क्या संग्रहालय क्या क्या बना दिए। और जो सही मायने में जो समाज का सेवक था, उसको छोटा करने की कोशिश केवल की गई और कुछ नहीं किया गया। मैं कोई मेरे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने की बात नहीं है, एक व्यक्ति के सिद्धांतों को परखने की, समझने की बात है कि उनके सिद्धांत क्या थे और दूसरे के सिद्धांत क्या है। व्यक्तियों की पूजा करने का विषय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा नाम का नारा लगाने की कोई बात नहीं है। और सच्ची बात ही है, अपना ला लो और अपने बाका का ला लो तो मारा बढ़ा दे, मेरा किसी का काम चाहता है। लेकिन वक्त पे कई भाई ऐसे बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ता रहा, समझाता रहा, मैंने नूरी तेरे माँ कोनियाम की सरकार ना बताई माओ, 7 दिन रह के माँ में झूठ नहीं बोला करता। मैं खुद ही कह देता भाई मामला गड़बड़ है, मैंने बढ़ाओ तो विपक्ष के नाते बढ़ा दियो, मैं खुद ही कह देता। और मैंने खूब हाथ जोड़े, मामला पलट लिया, इसने खेल कर लिया अपना जो करना था। ये मामबाजी जो हाथ में आली है, बास की चौपाड़ में 7 दिन पहले नामदास की चौपाड़ में खड़ा करके मैंने कहा भाई चौपाड़ में कह रहा हूँ, अर्जे में झूठा पाऊं तो मैंने कहा दोबारा मत चलेंगे, कोई चुनाव में इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत करेगा। मैंने पास में ये बात कही, विजेंद्र जी आप थे और साथ में थे, उनके भाई साहब साथ में थे, बाजी साथ में थे। माँ भाई बाजी पलटनी सरकार आड़ लग रही है,
दांगड़ा साहब खा रहे थे आप माँ बाजी पलट ली मान जाओ कि मैं तो मेरे लाडले सरपंच ही नहीं माने ये बेचारे अपने पीछे लाने लगे और जमाई नहीं माने। अरे माँ भाई अपना मिल लो सरपंच साहब पुराना मानी आप ओली जानी बात इनके पास ओली जानी बात कोई बात नहीं आप बाजी मैंने कही भी थी। अरे मैं सोने मानना दे वाली मुर्गी की नाड़ ना करती हो या कई जगह नहीं दिया बात फिर मेरी बात नहीं है। सवाल है कि हम वहां आपके नुमाइंदे बन करके और वहां कुछ काम करके गाली नहीं देता किसी को झूठ नहीं बोलता किसी के बारे में झूठी बात नहीं करता सेवा करता सही मायने में। वे अभिमन्यु की बात नहीं है मेरे जिसे और पीढ़ियों में बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। बात है कि हर 5-5 साल में एक पीढ़ी का फैसला हो जाता है हर 5-5 साल में। अच्छा मेरे कोई भाई आप किसान नेता भी और भी बैठे हैं कोई भाई मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में एक मेरी लाइन बता दो जो मेरे मुंह से निकली हो या मैंने कोई ऐसा काम करा हो जो मैंने समाज के खिलाफ बोला हो समाज के खिलाफ करा हो या किसान के खिलाफ बोला हो या किसान के हकों को बात मैंने नहीं करी हो मैंने एक भाई गलती हो जाएगी तो माफी भी मांगूंगा और सजा भी दूंगा। गलती हो जाएगी दोनों दूंगा माफी भी मांगूंगा सजा भी दूंगा। लेकिन बिना गलती के कोई लोग कहते बोला 28 करोड़ मुआवजा ले गया तो फिर तो भाई एक मेरा नाम तो 1 रुपया नहीं राजबुल भाई माँ के वीर भाई साहब के नाम पर 2 करोड़ 80 लाख आए थे 350 बेटियों की शादी में सबकी हाजिरी में वहां कन्यादान उनका नहीं करा हो तो भाई मैं दोषी हूं सारा समाज का। और जरूरत नहीं थी हजारों लोगों को मुआवजा मिला था एक नहीं मिला था और नुकसान भी खूब हो रहा था। नुकसान में जितना मुआवजा मिला उसमें शायद 20 गुना हो रहा हो नुकसान भी खूब था लेकिन कोई बात नहीं थी। बात समाज की थी बात मिसाल की थी बात मिसाल उदाहरण देने की थी कि समाज ने दिशा कैसे देवा। बात सिद्धांत की थी बात वसूल की दिशा। तो साथियों ये जो आज घूम रहे हैं थोड़ा इनसे बचो बालका ना बचाओ। इनका खुद का नहीं मेरा ये खुद का सौदा नहीं कर रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए खुद का नहीं मेरा ये नेतृत्व तो करते हमारे समाज को क्या देंगे मुझे यही नहीं समझ में आती। और घूमे फिरे तो मैं इतनी बात ये करता हुआ मैंने मिसाल इसलिए दी कि नेतृत्व के आदर्श को हमारा जो आदर्श है उसको ठीक करो कि हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए। हम चौधरी देवीलाल को हमने खूब परख करके स्वीकार करा जब चौधरी देवीलाल की आत्मा परख ली कि यो आदमी बार बार धोखे खावे है यो आदमी बेईमान कोनी बेनीता कोनी ये नुकसान खा करके भी बेचारा फेर आजे है फेर तानवड़े है। जब उसको परख लिया उसकी लेकिन परखण तो उसकी सारी जिंदगी निकाल दी सारी जिंदगी निकाल दी। चिंता ना करो मेरे भी शुगर नहीं ब्लड प्रेशर नहीं जब मैं भी जो है मेरा भी ध्यान लेने हैं तो फिर मैं भी ध्यान के लिए तैयार हूँ मुझे को परवाह नहीं पर सच्ची बात कर दूंगा और आपके साथ रहूंगा। लेकिन बार बार वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। तो भाईचारे के नाते से 36 बिरादरी के लोगों कोई भाई भाइयों 2014-15 में एक भाई जुट रहा था बोला ये जाटों को गाली दे रहा जाटों के खिलाफ कस्में खा रहा था कस्में खवा रहा था और भाई लगे थे भाई वह भी दोषी थे और भाई जिसने उनको गाली दी भाई वह भी दोषी है। जो भाईचारे का जो तोड़ेगा एक समाज दूसरे समाज को अनर्गल गाली देगा भाइयों वो खुद का भी दुश्मन है और समाज का भी दुश्मन है और वो देश का भी दुश्मन है। इन दुश्मनों ने पहचान लो और ये सब छोटा कहेंगे इन दुश्मनों ने पहचान लो। ये जो तो कईयों की रिपोर्ट है ये सारे अपने वक्त से माहौल से ठीक करने पड़ेंगे। तो सजा देने से तो ठीक नहीं होगा गाड़ी का उत्तर गाड़ी देने से ठीक नहीं होगा। गाड़ी को पगली तरफ मोड़ने से ही जो है मुंह मोड़ने से ही ठीक होगा। यो भाई कल गाड़ी में बैठे रह जाता दूसरा खड़ा होकर के वापिस चला जाता तो यो भाई खड़ा कर यो उतर कर डंडे ठाके चाप पड़ा तो फिर दोनों में फर्क के रहेगा।
ये फर्क हमको करना है कि हमको अपनी भूमिका सही समाज में आदर्श भूमिका कैसे निभाए। ये सोशल मीडिया के दौर में इस गाली गलौज से बचने का काम करें। बात को और लंबी न करते हुए, क्योंकि मुझे लगभग जो है 52-53 मिनट हो गए। रोटी तो हमने भी खानी, मैंने भी खानी, लेकिन मैं इतनी बात हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरा भाईचारा है, तो मेरी बात का बुरा ना मानिए। मेरे मुंह से गलत निकल जाए, मुझे रोक लियो, टोक लियो, कह दियो, समझा लियो, भाई तुमने गलत कह दी, पर हम सब एक दूसरे के साथ थे। और आज के इस भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम में आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और धर्मशाला हांसी के तमाम पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और तमाम उपस्थित सरदारी का, मेरे जो सारी सरदारी आई है, सबके चरणों में सिर झुका करके मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।